हेलो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर चल रहा है दो ध्रुवीयता का अंत। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एक देश की अर्थव्यवस्था को साम्यवाद से पूंजीवाद में कन्वर्ट किया था। यानी मैं बात कर रही हूँ शॉक थेरेपी की। तो शॉक थेरेपी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था कि शॉक थेरेपी क्या थी, इसे किस तरह से लागू किया गया, इससे क्या क्या परिवर्तन आए। और आज हम देखेंगे शॉक थेरेपी के क्या क्या परिणाम थे। तो हमारी हेडिंग बनती है शॉक थेरेपी के परिणाम। कुछ 8-9 परिणाम आए थे, उन सारों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहला परिणाम था अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई क्योंकि हुआ क्या था इसमें कि एक देश की अर्थव्यवस्था को साम्यवाद से पूंजीवाद में कन्वर्ट किया गया था। तो साम्यवाद तो एक मान सकते हैं हम नॉर्थ पोल और पूंजीवाद मान सकते हैं हम साउथ पोल। मतलब एकदम पूरा ही चेंज कर दिया गया इसके अंदर, शॉक थेरेपी के अंदर। इस कारण से उनकी सारी की सारी अर्थव्यवस्था तहस नहस होगी और लोगों को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। जहाँ शॉक थेरेपी को लागू किया गया था वहाँ के लोगों को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। उसके बाद में हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है कि जो औद्योगिक ढांचा है चरमरा गया। क्योंकि इसमें क्या था कि जो सबसे पहले उद्योग थे वो सरकार के अंडर में आते थे, उस पर सरकार का स्वामित्व था और सरकार ही उन्हें चलाया करती थी। लेकिन अब क्या होने लगा था कि सारे के सारे उद्योगों को निजी क्षेत्रों के हाथों में बेच दिया गया था और सारे के सारे उद्योगों को कौन टैकल कर रहा था? निजी क्षेत्र टैकल कर रहे थे, उनको चला रहे थे। तो पहले एक सरकार चला रही थी और तुरंत एक थोड़े से टाइम के बाद कौन चलाने लग गया? उसको निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट कंपनी चलाने लगी। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया इसके कारण। और फिर चौथा पॉइंट ये आता है हमारे पास कि 90% उद्योगों को निजी क्षेत्रों के हाथों भेजा गया। ये तो हमने शॉक थेरेपी के अंदर भी पढ़ा था कि बहुत सारे उद्योग थे जिन्हें निजी क्षेत्र में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी पहले वो पब्लिक प्रॉपर्टी थे लेकिन बाद में वो क्या हो गए? बाद में वो प्राइवेट हो गए, उनका प्राइवेटाइजेशन हो गया। और फिर उसके बाद में आते हैं हमारे पास फिफ्थ पॉइंट जो कि है कि इसे इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट भी कहा जाता है। अब ये देखो, इसे इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि एक अच्छा से अच्छा उद्योग भी है, उसकी भी कीमत कम करके आंकी गई थी। यानी कि बहुत अच्छा उद्योग है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है, उसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो उसको जब जो सरकार के अंडर से हटाया गया, उसे जब बेचा गया प्राइवेट के पास या किसी निजी व्यक्ति के पास है, तो उसकी भी कीमत कम करके आंकी गई कि अगर कोई उद्योग बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा, तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए कि उस उद्योग की ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए, वो ज़्यादा कीमत पर बेचे जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। शॉक थेरेपी के कारण क्या हुआ था कि जो अच्छे से अच्छा उद्योग है उसको भी कम दामों पर, औने पौने के दामों पर बेचा गया था। इस कारण से तो इसे इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट सेल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें उद्योगों के जो अच्छी से अच्छी क्वालिटी थी उनको भी कम दामों पर खरीदा गया था या बेचा गया था, कह सकते हैं। ये हमने 5 पॉइंट अब कर लिए। उसके बाद में हमारा जो 6 पॉइंट है वो है रूबल की मुद्रा में गिरावट आई। रूबल के मूल्य में गिरावट आई। अब सबसे पहले ये देखो कि रूबल क्या है। रूबल जैसे भारत की मुद्रा है रुपया, उसी तरह से ये क्या थी? रूबल रूस की मुद्रा। हर देश की अलग अलग होती है। उसी तरह से भारत की मुद्रा रुपये, इसी तरह से रूस की मुद्रा क्या हो गई? रूबल होगी। अब जैसे ही शॉक थेरेपी हुई तो उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आया और रूबल के मूल्य में गिरावट आ गई। और फिर सेवंथ पॉइंट है मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। मुद्रास्फीति को एक तरह से हम कह सकते हैं महंगाई।
वैसे अगर इसकी सही डेफिनेशन दे मुद्रास्फीति की तो वो है समय के साथ विभिन्न वस्तुओं की कीमत में जो बढ़ोतरी होती है, जो वृद्धि होती है, उसे हम मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। घर पे कई बार बात हो रही होती है, दादा दादी बैठे होते हैं या फिर कोई और बुजुर्ग बैठे होते हैं, घर के बड़े सदस्य बैठे होते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे टाइम में तो ये चीज़ 5 रुपए में मिला करती थी और मिलती भी बहुत सारी थी, और आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम तो ये तो 20 रुपए की मिल रही है। ऐसे एक चीज़ में नहीं है, ऐसे हर एक चीज़ में है। पहले के टाइम में हर एक चीज़ थोड़ी सस्ती मिलती थी आज के टाइम में, लेकिन आज के टाइम में वो ही चीज़, उसकी क्वालिटी भी सेम है, लेकिन अब क्या हो गई, वो महंगी हो गई है। समय के साथ उसकी कीमत में परिवर्तन आ गया, बदलाव आ गया, तो इसे ही हम कहेंगे मुद्रास्फीति। उसके बाद में हमारा 8th पॉइंट आता है, जमा पूंजी जाती रही। लोग बचत करते हैं अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, तो उन्होंने भी बचत की होगी, लेकिन होता क्या है, जब मुद्रास्फीति आ जाती है तो रुपए की मतलब जो उनकी करेंसी होती है उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। जब वैल्यू में कमी आएगी उसकी करेंसी में, तो जो जमा पूंजी है वो जाएगी, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है। फिर 9th पॉइंट है हमारा, अमीर और गरीब में गहरी खाई आ गई। यहाँ अमीर और गरीब में अंतर कर सकते हैं कि अब इसमें एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर हो गया और एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब हो गया। पहले के टाइम में क्या था, दोनों इक्वल थे, क्योंकि साम्यवाद था, सभी को समान अधिकार थे, जैसा गवर्नमेंट दे रही थी वैसे ही कर रहे थे, तो सारे पहले इक्वल थे। लेकिन जैसे ही शॉक थेरेपी को अपनाया गया, उन्हें पूंजीवाद बनाया गया, तो क्या हुआ, एक तो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया और दूसरा बहुत ज़्यादा गरीब हो गया। तो एक जगह पर बहुत ज़्यादा अमीर भी देखे जा सकते थे और एक जगह पर बहुत ज़्यादा गरीब लोग भी देखे जा सकते थे। इसके अलावा जो 10th पॉइंट आता है वो है, संविधान को हड़बड़ी में बनाया गया। संविधान को हड़बड़ी में बनाया गया। अब हुआ क्या था, सारा कुछ चेंज हो गया, तो संविधान बनाया जाएगा। अब संविधान को ना जल्दबाजी में बनाया गया, कहीं कहीं तो क्या हुआ, एक ही पार्टी का शासन कर दिया। अब होता क्या है कि अगर बहुदलीय व्यवस्था होती है तो थोड़ा अच्छा रहता है लोगों के लिए भी, जनता के लिए भी और शासन के लिए भी। लेकिन उसमें क्या था, एक ही पार्टी करती, जैसे कि हमने सोवियत संघ में पढ़ा था, वहाँ पे एक ही पार्टी का शासन था, कम्युनिस्ट पार्टी का। तो एक पार्टी का जब प्रभुत्व होता है या फिर शासन होता है तो कई बुराइयां आ जाती है समय के साथ। तो ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ था, जहाँ हड़बड़ी में संविधान बनाए गए थे, या तो सिर्फ एक पार्टी को सारी सत्ता दे दी कि हाँ बस यही पार्टी है और कोई पार्टी ही नहीं है, हटा दिया दूसरी पार्टी को। इस कारण से वहां पे समय के साथ कमियां आने लगी। या फिर कहीं एक पार्टी को नहीं रखा गया तो राष्ट्रपति को ही सारी जिम्मेदारी दे दी, क्योंकि उनके संविधान हड़बड़ी में बने थे। जब हड़बड़ी में बनते तो कोई ना कोई गलती तो होती है, तो उसमें या तो एक ही पार्टी का शासन कर दिया या फिर किया तो राष्ट्रपति को ही सारी की सारी जिम्मेवारी दे दी, जिससे वो तानाशाह हो गया और थोड़ी अर्थव्यवस्था कह लो या फिर जो राष्ट्र कह लो वो थोड़ा गड़बड़ी में आने लग गया। तो इस तरह से इनमें बहुत सारे परिवर्तन आए। उन देशों की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा तहस नहस होगी। इसी के बारे में हमने अभी यहाँ पे पढ़ा कि उन्हें कितनी ज़्यादा बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। बहुत सारे देश थे जो अपनी अर्थव्यवस्था को 2000 में जाकर ठीक तरह से खड़ी कर पाए। इसका भी कारण था उनके प्राकृतिक संसाधन। ये जो देश थे जहाँ पे शॉक थेरेपी को अपनाया गया था, वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन पाए जाते थे। तो प्राकृतिक संसाधन की सहायता से उन्होंने क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खड़ा करना स्टार्ट कर दिया। और 2000 तक जाके, यानी लगभग 10 साल, क्योंकि 1991 में क्या हुआ था, सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तो बहुत मतलब 10 साल जाने के बाद में वो अपनी अर्थव्यवस्था को थोड़ा ठीक तरह से कर पाए थे, थोड़े ठीक स्टेज पर ला पाए थे। वो भी उनके पास प्राकृतिक संसाधन थे उस कारण से। अगर वो ना होते तो उन्हें शायद इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता था। उसके बाद में हमने इसके बारे में तो पढ़ लिया है, शॉक थेरेपी के परिणाम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि संघर्ष और तनाव। अब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में।
तो क्या सारी समस्याएं खत्म हो गई? जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ के टाइम में जो समस्या थी वो क्या सारी खत्म हो गई? हम कहेंगे नहीं, सारी समस्याएं खत्म नहीं हुई। सोवियत संघ के विघटन के बाद में समस्या और भी बहुत सारी कई पैदा हो गई या फिर किन्हीं समस्याओं का जन्म हो गया। जैसे कि वहां पे कई जगह पे विद्रोह शुरू हो गए और कहीं पे अलगाववाद आंदोलन शुरू हो गए, अलगाववाद आंदोलन शुरू हो गए। अलगाववाद आंदोलन का मतलब होता है कोई देश है, देश के एक पार्ट में अलगाववाद आंदोलन शुरू हो जाते हैं। मतलब वो जो पार्ट है या वहाँ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए तो एक अलग देश बनाओ, हम इस देश में नहीं रहेंगे, इस नाम से एक अलग देश बनाओ। जैसे कि भारत और पाकिस्तान को ले लो, भारत और पाकिस्तान पहले एक थे, उसके बाद में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव रखा था द्विराष्ट्र सिद्धांत का, तो उससे एक पाकिस्तान का निर्माण हो गया था। इसी तरह से यहाँ पे अलगाववाद के बहुत सारे आंदोलन चले थे। जैसे कोई भी आंदोलन हो सकता है, कहीं भी चल सकता है कि वहाँ की जो जनता है वो उसी देश में रहने के लिए खुश नहीं होती है, वो कहते हैं कि हमें एक अलग राष्ट्र ही चाहिए, इसे हम कहेंगे अलगाववाद आंदोलन। जैसे कि रूस के 2 गणराज्य है, चेचन्या और दागिस्तान में अलगाववाद आंदोलन चले थे। दागिस्तान, इन दोनों में ही हिंसक अलगाववाद आंदोलन चले थे। इसके अलावा कहीं कहीं पर विद्रोह भी हुआ था। विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने क्या किया था, वहां की सरकार ने, वहां पे जो शासन कर रहे थे उन्होंने एक गलत तरीके को अपनाया था, जिसमें कि जो मानवता है उसका उल्लंघन हो रहा था, कि जो मानव अधिकार है उनका उल्लंघन हो रहा था। इनका उल्लंघन करने के बावजूद भी वहां के विद्रोह शांत नहीं हुए थे, वहां पे विद्रोह चलता ही रहा था। इसके अलावा जॉर्जिया में अलगाववाद आंदोलन भी चला और विद्रोह भी चला, दोनों साथ साथ चलते रहे। और एक देश है चेकोस्लोवाकिया। ये शांतिपूर्ण 2 भागों में बंट गया, एक चेक और दूसरा स्लोवाकिया। ये सबसे इजी है क्योंकि शांतिपूर्ण 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यहाँ पे कोई हिंसक विद्रोह भी नहीं हुआ, सारा कुछ आराम आराम से हुआ। पहले चेकोस्लोवाकिया था, फिर चेक बन गया और स्लोवाकिया बन गया। मतलब नाम भी उन्होंने सेम से रख दिए, तो याद करने में भी थोड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके अलावा यूगोस्लाविया, वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, वहां पे अलगाववाद आंदोलन चले थे, इस कारण से यूगोस्लाविया बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब यही नहीं था, संघर्ष और तनाव उनके अंदर ही नहीं था, उनके अंदर तो विद्रोह और अलगाववादी आंदोलन तो चल ही रहे थे, साथ में जो बाहर की शक्तियां थी, जो बाहर के देश थे, वो भी उन पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। जैसे कि जो पश्चिमी एशियाई के देश हैं, वहां पे प्राकृतिक संसाधन पाए जाते थे, जैसे कि पेट्रोलियम। अब ये हर कोई चाहेगा कि इन पर उसका प्रभुत्व होना चाहिए। अमेरिका, वो तो इकलौती महाशक्ति है, वो तो कहेगा ही भाई मैं अकेला महाशक्ति वाला देश हूँ, एक ध्रुवीय है, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मेरा तो इस पर होना ही चाहिए दबदबा, तो वो इस पर मतलब इनमें टांग अड़ाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा रूस कहेगा भाई मैं तो इनका पड़ोस में लगता हुआ देश हूँ, मैं इनका पड़ोसी हूँ और मैं सबसे बड़ा हूँ यहाँ का, तो भाई मेरा तो दबदबा यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा कोई और महाशक्ति जैसे कि चीन होगी, वो भी इनमें दखल अंदाजी करने लग गए, वो भी इनके बीच में अपने हाथ पैर अड़ाने लगे, भाई हमें पेट्रोलियम संसाधन चाहिए। तो इस कारण से सिर्फ इनके अंदर ही संघर्ष नहीं चल रहा था, बाहर से भी बहुत सारी महाशक्तियां या फिर बहुत सारी विदेशी ताकतें इन्हें प्रभावित कर रही थी। अब हम पढ़ेंगे कि भारत और सोवियत संघ के संबंध 4 तरीके से थे इनके संबंध। पहला है आर्थिक संबंध, दूसरा राजनीतिक संबंध, तीसरा सैन्य और चौथा सांस्कृतिक।
आर्थिक में देखें तो भारत के पास जब विदेशी मुद्रा की कमी थी तो सोवियत संघ ने भारत के रुपए को एक माध्यम बना के उसके साथ व्यापार किया था और उससे भारत को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। सोवियत संघ ने उसकी हेल्प की थी। और भारत में बहुत सारे लौह इस्पात उद्योग जैसे कि भिलाई हो गया, बोकारो हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, उसे लगवाने में भी, वहाँ पे उद्योग स्थापित करने में भी सोवियत संघ ने भारत की मदद की थी। आपने जियोग्राफी में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। लौह इस्पात उद्योग में भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम, उसे लगवाने में किसने मदद की थी? सोवियत संघ ने ही मदद की थी। ये तो हो गए हमारे आर्थिक। उसके बाद में आता है हमारा राजनीतिक। अब कश्मीर के मामले में आपको पता ही होगा, जब भारत आज़ाद हुआ था तो कश्मीर को लेकर जो पाकिस्तान है और जो भारत है उनमें भी संघर्ष चलता रहा था। तो फिर ये मामला गया था संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ में गया था। तो यूएनओ में जाने के बाद जो यूएसएसआर है उसने भी भारत का पक्ष लिया था कश्मीर विवाद को लेकर। इसके अलावा जो राजनीतिक कारण है वो ये भी बन सकता है कि 1971 में क्या हुआ था? भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो सोवियत संघ ने भारत की सहायता की थी। सोवियत संघ ने एक मित्र के रूप में भारत के साथ भूमिका निभाई थी। और भारत ने भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जरूर सोवियत संघ की सहायता की थी। अब मैं अप्रत्यक्ष क्यों कह रही हूँ? क्योंकि भारत क्या था? गुटनिरपेक्ष था। भारत ना तो सोवियत संघ की टीम में शामिल हुआ ना कि अमेरिका की टीम में। लेकिन अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो भारत का झुकाव किसकी तरफ था? भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ था। वो उससे थोड़ी हेल्प भी लेता था, इस कारण से सोवियत संघ की तरफ उसका झुकाव था। और वो अप्रत्यक्ष तरीके से, प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे हम, अप्रत्यक्ष कहेंगे, क्योंकि भारत एक गुटनिरपेक्ष देश था, इस कारण से उसने अप्रत्यक्ष तरीके से सोवियत संघ की हेल्प की थी। फिर आते हैं सैन्य पॉइंट। सैन्य पॉइंट भी इजी सही है। दोनों के बीच में जो हथियार थे उनका लेन देन होता था, यानी कि भारत सोवियत संघ से बहुत सारे हथियार लेता था या फिर आयात करवाता था। इसके अलावा सोवियत संघ और भारत ने दोनों ही साथ मिलकर बहुत सारे हथियार बनवाए भी थे या बनाए भी थे। उसके बाद में आता है सांस्कृतिक। सांस्कृतिक सबसे इजी है कि भारत की जो संस्कृति है या फिर भारतीय फिल्में, हिंदी फिल्में हैं, वो सोवियत संघ में बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी और भारत के बहुत सारे कलाकार या लेखक सोवियत संघ की यात्रा करने के लिए भी वहाँ गए थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है? सोवियत संघ नहीं है। आज के टाइम में अगर मैं पूछूं आपसे कि सोवियत संघ है क्या अभी, तो वो कहोगे नहीं, उसका तो विघटन हो ही चुका है 1991 में। तो सोवियत संघ आज के टाइम में नहीं है। तो हम भारत और सोवियत संघ के हमने संबंध के बारे में जान लिया। अब सोवियत संघ की जगह कौन आ गया? बहुत सारे देश आ गया, लेकिन मेनली कौन सा है? रूस है। तो रूस के भारत के साथ कैसे संबंध है ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो रूस और भारत के संबंध में देखेंगे तो इसे भी हम 4 पॉइंट्स में ही डिवाइड करेंगे और पॉइंट्स भी वही रहेंगे, एक आर्थिक, दूसरा राजनीतिक, तीसरा सैन्य संबंध और चौथा सांस्कृतिक संबंध। सांस्कृतिक संबंध जो उसमें था वो ही इसमें रहेगा कि यहाँ की जो फिल्में हैं, भारत की फिल्में या फिर भारत की जो संस्कृति है वो रूस में बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत सारी यात्राओं भी की है रूस में। और इसके अलावा आते हैं सैन्य। सैन्य में क्या है कि जो भारत है, भारत बहुत सारे जो हथियार है वो खरीदता है और रूस से ही खरीदता है। रूस का सबसे बड़ा खरीदार कौन है? भारत ही है। सेकंड नंबर का है, वो रूस से हथियार बहुत सारे खरीदते हैं। इसके अलावा सैन्य, दोनों देशों की सहमति है कि बहुध्रुवीय विश्व होना चाहिए। बहुध्रुवीय विश्व का मतलब है कि एक महाशक्ति नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में क्या सिर्फ एक ध्रुवीय विश्व है? एक ध्रुवीय विश्व का मतलब है सिर्फ यहाँ पे एक ही महाशक्ति है, वो है अमेरिका। और लेकिन भारत और रूस क्या चाहते हैं कि बहुध्रुवीय विश्व होना चाहिए जिसमें अंतरराष्ट्रीय फलक पर या अंतरराष्ट्रीय मंच पर बहुत सारी महाशक्तियां होनी चाहिए और लड़ाई झगड़े इतने नहीं होने चाहिए। सारे जो मसले होते हैं उनको बैठकर सुलझाकर बातचीत करके सुलझाना चाहिए। तो ये भारत और सोवियत संघ चाहते हैं। इसके अलावा 80 द्विपक्षीय दस्तावेज पर भी उन्होंने हस्ताक्षर किए हुए हैं, तो इस कारण से भी उनकी मित्रता थोड़ी बढ़ी हुई है। इसके अलावा आते हैं आर्थिक। आर्थिक दोनों के देशों के बीच में व्यापार होता है। इसके अलावा जो
रूस ने भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट देकर भारत की मदद की थी, ये भी आपको पता होगा। और इस तरह से सोवियत संघ और भारत में भी यही वाले पॉइंट्स थे, बस जिसके आगे वाली चीज़ें बदल गई थी। और उसी तरह से रूस और भारत में भी यही वाले पॉइंट रहेंगे, बस आगे वाली चीज़ें बदल जाएगी। और ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।